हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कॉरपोरेट एंटरप्राइज यानी कि कंपनी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट्स के बारे में बताया जो शेड्यूल 3 में दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एज यूजुअल ऑफ अ फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन। इसमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। छोटा ट्रायल बैलेंस है, ज़्यादा बड़ा ट्रायल बैलेंस होने से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों। तो ये ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें प्लेस करनी है स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट में, यानी कि फाइनल अकाउंट्स में। ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले जस्ट लाइक एनी अदर फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, द स्टॉक एट 31 मार्च 2015 वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू। तो बहुत अच्छी बात है, यही करना था आपको। वॉज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 2 लाख। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, एक बात। और प्लस जाएगा करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज में इन दी बैलेंस शीट। ये हो गए इसके दो एडजस्टमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अपनी एक प्लेस पे जाता था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में, यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। बट स्टेटमेंट ऑफ P&L में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एक साथ चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है, फोर्थ हेडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो वहाँ पे इसे लिख दूंगा। आगे इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा है फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी इन्होंने, फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट यहाँ दिए हुए, इन्होंने एट कॉस्ट दिए हुए हैं। नोटिस करिएगा कि ये एट कॉस्ट दिए हुए, मतलब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है। इस पर कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होना चाहिए, जिसके बारे में इनको डेप्रीसिएशन ऊपर दे रखा है। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये इस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस ही होगा 260 का, साल के पहले दिन दे रखा है ये बैलेंस, ठीक है। और 680 का हमारा फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। और नीचे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है परचेज भी हुई है इसकी, एक परचेज भी दे रखी है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 120 की ड्यूरिंग द ईयर। नीचे बोला हुआ डिप्रीसिएशन की जो रेट है वो है 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, यानी कि हमारी प्यारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। अ फुल ईयर्स डिप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर कुछ परचेज होती है तो पूरे साल का डिप्रीसिएशन चार्ज कर लिया जाता है। बट नो डिप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर इसमें से कुछ बेचा जाएगा तो उस आइटम पे कोई भी डिप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, ड्यूली नोटेड। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015 द कंपनी परचेज्ड इक्विपमेंट ऑफ 1,20,000। वो दिख भी रहा है ऊपर, हम देखेंगे तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 120 का दे रखा है, परचेज करी है इन्होंने, ये बात मैंने नोट कर ली। आगे क्या बोला हुआ है, इट ऑल्सो सोल्ड सम फिटिंग्स विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 60,000 फॉर 10,000 एंड फॉर विच डेप्रीसिएशन ऑफ 30,000 हैज़ बीन सेट असाइड। एक इंफॉर्मेशन दी हमें, इन्होंने बेचा है 60,000 की ओरिजिनल कॉस्ट का। ओरिजिनल कॉस्ट का कितने में बेचा है, 10,000 में बेचा है, मतलब ये सेल्स वैल्यू हो गई। और उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था 30,000 का, तो उसकी बुक वैल्यू थी ऑन डेट ऑफ सेल इज 30,000 और वो बिका 10 में, तो 20,000 का लॉस ऑन सेल हो गया। ये इनकम स्टेटमेंट में शो करना है हमें, कर देंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर हम इसे शो कर देंगे हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। अब हमें डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर निकालना है फिक्चर्स एंड फिटिंग्स में, और फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की क्लोजिंग वैल्यू भी निकालनी है। एक काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, वर्किंग नोट बना रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 के लिए। वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ, ये बड़ा सा जो आइटम है एक साथ लिखा हुआ है, फिक्चर्स, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है इसकी, हिस्टोरिकल कॉस्ट थी दोस्तों 680 की,
ठीक है। इसमें ऐड अक्वायर किया हमने 120 का, लेस सोल्ड, ऊपर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो मैं बेचने वाले की हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस करूंगा। तो जो दोस्तों जो बेचा है, इट ऑल्सो सोल्ड सम फिटिंग्स विच ओरिजिनली कॉस्ट 60,000, तो वो 60,000 का मैंने बेचा है यहाँ पे, तो वो 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। परचेज और सेल का एडजस्टमेंट तो मैंने कर दिया, 60,000 की हिस्टोरिकल कॉस्ट का बेचा, कितने में बेचा वो ऑफकोर्स माइनस नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में डील कर रहे हैं। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है और साथ में एक लैंग्वेज दे रखी है कि जो अक्वायर किया है उस पर तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगता है, पर जो सेल आउट किया है उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। ठीक है। और डेप्रीसिएशन हमें किस पे लगाना है, इन्होंने कह रखा है कि 20% लगाना है पर एनम ऑन कॉस्ट पे लगाना है। तो दोस्तों 680 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसमें 120 अक्वायर हुआ तो उस पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, पर 60 जो बिका उस पर कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, है ना। जो 60 का बिका, क्योंकि डिस्पोजल वाले ईयर में कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करना है, तो 680 जो पहले से था, इसमें 120 जो अक्वायर हुआ 800 माइनस 60 740 का हमारा बुक वैल्यू आता है, उस पर डेप्रीसिएशन लगा देंगे 20%, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 148 का, वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेप्रीसिएशन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 680 प्लस 120, 800 माइनस 60 740, 740 माइनस 20%, तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 592 की, 592 हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब डेप्रीसिएशन का बैलेंस भी निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है दोस्तों, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में से, इसलिए ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो था 260 रुपीज़ का, ये ओपनिंग था। ठीक है। इसमें से लेस डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी बेची है उसका अब तक का डेप्रीसिएशन, तो जो मशीनरी बेची है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी 60 और उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था 30,000 का। ठीक है ना। और ये सब रुपीज़ इन 1000 चल रहे हैं फिगर, तो यहाँ से 30 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है। और ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन करंट ईयर का, जो अभी हमने प्यारा सा कैलकुलेट किया है। करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन है, एक्चुअली ये रिटर्न डाउन वैल्यू तो सही है ही नहीं, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अभी भी बचा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 148 का डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर लेस करना है हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो हमें क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी। ये तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है प्लस ओपनिंग डेप्रीसिएशन, वो करना ही है हमें। ठीक है ना। तो वो निकाल रहा हूँ यहाँ पे, 260 का था, 30 का डेप्रीसिएशन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 का डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन है वो मैं ऐड कर देता हूँ, वो था 680 ओपनिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, 120 परचेज्ड एंड 60 सोल्ड सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस पर 20%, तो 148 का इसमें और ऐड हो जाएगा। 260 का ओपनिंग, उसमें से जो मशीन बिक गई उसका 30 का तो मैंने माइनस ही कर दिया, और 148 का इस साल का डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, तो 378 इज़ दी क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। वो 378 का क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगी WDV, क्लोजिंग WDV मिल जाएगी इस साल के एंड की। ठीक है। तो 800 माइनस 60 740 माइनस 378, तो 362 इज बेसिकली दी क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ आर फर्नीचर फिटिंग्स टूल्स एंड इक्विपमेंट। परचेज कंसिडर कर ली, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसिडर कर ली, डेप्रीसिएशन कंसिडर कर लिया, सब एडजस्टमेंट कर लिए। तो दोस्तों ये एडजस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखूंगा मैं। ये जो डेप्रीसिएशन है हमारा, जो ये निकल के आया करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा,
और ये जो है हमारा WDV, क्लोजिंग WDV, ये बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे हम टैंजिबल एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, टैंजिबल एसेट्स के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें। अगला एडजस्टमेंट दिया हुआ है एवरेज इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी इज 50%, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स उस पर 50% का टैक्स लगा दूंगा। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट इज टू बी प्रिज्यूम्ड एज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर फॉर इनकम टैक्स पर्पज। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट लगी हमें 60,000 की, ये यहाँ दे रखा है और इन्होंने कह रखा है कि ये अलाउेबल एक्सपेंस है, मतलब इसको माइनस कर देना है। और फैक्ट्री क्लोजर हर साल नहीं होती दोस्तों, तो इसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह भी ट्रीट करूँगा, है ना, क्योंकि फैक्ट्री क्लोजर हर साल थोड़ी होती है, तो इसका सेपरेट डिस्क्लोजर दे देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हमें मिल गया। द कंपनी प्रपोजेज टू पे 20% ऑफ डिविडेंड पर इक्विटी शेयर। मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूँगा, मैं नोट्स में दिखा दूंगा पूरी बैलेंस शीट खत्म होने के बाद। क्वेश्चन में हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना है प्रिपेयर हीरो लिमिटेड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2015 and balance sheet as at that date in accordance with the Companies Act 2013 in vertical format, along with notes to the accounts containing only significant vertical formats। जो हम अभी देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हम अभी तक बनाते आते थे। वर्टिकल मीन्स ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएगी और नीचे हमारा एसेट्स आएगा। तो उस फॉर्म हमने जो फॉर्मेट समझे हैं उसी में बनाना है बेसिकली। नोट्स वर्किंग्स के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ और अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हीरो लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नॉट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 आई बिलीव, यस। प्रीवियस ईयर के फिगर्स में लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखे। 31 मार्च 15 एज पर पार्ट 2 शेड्यूल 3। पर्टिकुलर्स, नोट्स एन अमाउंट। फर्स्ट आ जाएगा रेवेन्यू, फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड आ जाएगा अदर इनकम्स। थर्ड आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक लाइन छोड़ के फोर्थ लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आ जाएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आ जाएगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। ये सब एडजस्टमेंट करके हमें मिलेगा। और कोई आइटम आता है तो उसे भी लिखने की स्पेस छोड़ रहा हूँ। ये सब एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट करने के हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि है, उसको हम पहले ही लिख देते हैं, काम खत्म होगा। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट 60,000 की। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट 60,000 सबट्रैक्ट होगा ऑफ कोर्स। ये एडजस्टमेंट करके हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस कर देंगे टैक्स
@ क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें टैक्स की रेट दे रखी है, एवरेज टैक्स रेट जो चल रही है 50% की चल रही है, इसका प्रोविज़न ही बनाया जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको टैक्स पेड मिलेगा नहीं, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, बिलो द लाइन आइटम्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट फ्रेंड्स। और फिर हमें हीरो लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। चलिए एक बार इनकम स्टेटमेंट को ख़त्म करते हैं हम, फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए आइटम्स के सीक्वेंस से चलूँगा मैं। उसके अंदर दे रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमें इनके सभी के नोट्स टू दी अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक हेडिंग भी आती है इधर, और यहाँ पर एक आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को नीचे कर देते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनल फॉर्मेट को एक बार रेफर करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अब इसे हम फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहीं पे भी नहीं ले सकते, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो हम यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसका एक नोट्स टू दी अकाउंट बनाएंगे। नंबर मैं बाद पे लिख पाऊँगा क्योंकि कौन सा किधर आता है वो मुझे पता नहीं। नोट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, नोट्स के अंदर जो भी नंबर होगा उसको सीक्वेंस पे डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस, और अदर, आप सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस का नंबर 1 नहीं कर सकते दोस्तों, फॉर सिंपल रीज़न बीइंग के उससे पहले भी नोट्स टू दी अकाउंट आ सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का जो खर्चा है वो है 480 यानी 4,80,000 रुपये का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं क्या दे रखा है। कैश एट बैंक एंड ऑन हैंड, ये बैलेंस शीट का आइटम है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स आपको 10 रुपये का मिला है, पर इन्होंने क्रेडिट में लिख दिया है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स क्रेडिट में नहीं होना चाहिए था, ये डेबिट में होना चाहिए था। देखते हैं इसका क्या एडजस्टमेंट होगा। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, ये भी बैलेंस शीट का है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो डेप्रीसिएशन मेरा कैलकुलेटेड है। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन जो है वो है हमारा यहाँ पर 148 का, तो उसको मैं यहाँ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अगेंस्ट लिख ही देता हूँ। 1,48,000 करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 102 रुपये की, ये भी अदर कॉस्ट में चली जाएगी, 102,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 1,02,000। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद दे रखी है फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, एक्सेप्शनल आइटम की तरह लिख दिया है। फर्नीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग दे रखा है, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट में चला जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, तो ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ये है हमारा 1710 का, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लिख दूंगा इसको 1710,000, तो ये हो जाएगा 17,10,000 रुपये का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, और देखते हैं क्या जानकारी दे रखी है। सेल्स दे रखी है 3,000 की, तो 3,000 30 लाख की सेल हो जाएगी हमारी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, वो भी मेंशन कर दिया मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। सेल्स, शेयर कैपिटल दे रखी है, बैलेंस शीट है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 140 का, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, तो चेंज इन इन्वेंट्री लिख देता हूँ। स्टॉक ओपनिंग 140 का है, चेंज इन इन्वेंट्री का नोट्स टू दी अकाउंट बना दूंगा। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, यू कैन सी आई एम लीविंग सम स्पेस, वाई, बिकॉज हो सकता है अदर एक्सपेंसेस के अंदर और आइटम्स भी मुझे लिखने पड़े। ओपनिंग इन्वेंट्री वो मुझे दे रखी है 140,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री
और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे देखनी पड़ेगी नोट्स टू दी अकाउंट से। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए की, क्वेश्चन में ही बता रखा था। तो 2 लाख की है, तो जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000, और वो नेगेटिव का बिना टेंशन के आपको ऊपर नेगेटिव ही लिख देना है। चेंजेस इन इन्वेंट्री एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है, यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री। और वो आ रही थी 60,000 एंड दैट टू नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या जानकारी दे रखी है। चेंजेस इन इन्वेंट्री भी हो गया। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड डेटर्स दोनों ही बैलेंस शीट के एलिमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें इनकम स्टेटमेंट में लिखनी हो फ्रॉम दी ट्रायल बैलेंस। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि 60,000 की हिस्टोरिकल कॉस्ट का एक फिटिंग बेचा गया है जिस पे 30,000 का डिप्रीसिएशन था, तो उसकी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ सेल आई 30 की, वो 10 में बिका। 20,000 का लॉस ऑन सेल है, हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो अदर एक्सपेंसेस में मैं ऐड कर दूंगा जाकर। लॉस ऑन सेल 20,000 का, खर्चे टोटल कर लेते हैं हम दोस्तों, 4,80,000 प्लस 1,02,000 प्लस 20,000। अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं 6,02,000 रुपए के, उनको ऊपर जाके लिख देता हूँ अदर एक्सपेंसेस 6,02,000। फॉर्चुनेटली मेरे को अभी मॉड्यूल ने हो सकता है थोड़ा और एलैबोरेट गया हो और भी नोट्स टू दी अकाउंट बनाया हो, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही नोट्स टू दी अकाउंट की। तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ P&L का पहला नोट्स टू दी अकाउंट एक्चुअली चेंज इन इन्वेंट्री है, और दूसरा जो है वो अदर एक्सपेंसेस ही है। ठीक है ना, तो अदर एक्सपेंसेस इज़ बेसिकली सेकेंड एंड चेंज इन इन्वेंट्री इन फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसमें ये इनकन्वीनियंस होगा, मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं इनको शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर और नीचे, आप वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विच आइटम यू आर प्लेसिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ट्राई टू कीप दम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसा ऊपर आ रहा है उस सीक्वेंस में रखे तो बहुत ही अच्छा है, ना रख पाए तो ठीक है। डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ कीपिंग दम इन सीक्वेंस, वो मत करिएगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होने वाली है हमारी, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। 30 लाख का टोटल रेवेन्यू है, और अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, एक्चुअली यहाँ पर एक बार टोटल एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा, एक हेडिंग देनी पड़ेगी, 4th की टोटल निकलेगी, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो मैं यहाँ पे एक बार टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेता हूँ। टोटल एक्सपेंसेस 17,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,48,000 माइनस 60,000 प्लस 6,02,000। एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ही बढ़िया फिगर आ रहा है, 24 लाख के हैं। टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देन इट वुड बी 30 माइनस 24, 6 लाख। 6 लाख में से 60,000 की, 6 लाख में से 60,000 की फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5,40,000 का। इस पे हमारा टैक्स लग जाएगा 2,70,000 का, जो रेट दे रखी है क्वेश्चन में, तो 2,70,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड में नोट्स टू दी अकाउंट में लिखने वाला हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये इनकम स्टेटमेंट का प्रिपरेशन समझ में आया होगा। ये जो इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाई ये समझ में आई होगी, आई एम वेरी पॉजिटिव। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हम बैलेंस शीट को ड्रॉ करेंगे। सो दोस्तों चलिए अब इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट आ रहा है हमारा आफ्टर टैक्स 2,70,000 का। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हीरो लिमिटेड, if that's the name of the company I suppose, yes, Hero Limited balance sheet as at 31st
March 2015, as per Part 1st, Schedule 3 of Companies Act, of course. Particulars, notes and amount. फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके अंदर फर्स्ट मेजर हेडिंग आ जाएगी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड हेडिंग आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो है नहीं। मनी रिसीव जो है नहीं उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी नहीं लिख रहा हूँ। अब आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या ऐसा कुछ है तो वो लिख देंगे हम। लॉन्ग टर्म लोन है एक दे रखा है तो वो लिख दूंगा बस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ही आइटम आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन थर्ड करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर कुछ होंगे तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये लाइबिलिटी साइड की यहाँ टोटल आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स और वो नेट ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दूंगा आउटर कॉलम में। इंटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं दोस्तों। करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है एज गुड एज आई रिमेंबर द क्वेश्चन कि हमने किसी को लोन दे रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ज़रूर हैं, वो ज़रूर लिखना है मुझे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स और आ जाएंगी इन्वेंटरीज और आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और बाकी क्वेश्चन में देखते हैं कुछ भी मिलता है तो। चलिए अब इसके अंदर हम फिगर्स प्लेस करते हैं। ऊपर ट्रायल बैलेंस से ही चलेंगे हम। और ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ चुका है। फिर दे रखा है कैश एट बैंक एंड ऑन हैंड 228 का है, तो उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे लिख देता हूँ मैं 2,28,000, राइट। ऊपर चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली जो सेल हुई थी उसकी नॉर्मली एंट्री डलनी चाहिए। जो एसेट हमने सेल किया था, जो 60,000 की हिस्टोरिकल कॉस्ट का 10,000 में बिका है, 30,000 का जो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था, उसकी बेसिकली जर्नल एंट्री डलनी चाहिए कैश अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू एसेट। अब अगर आप एसेट को क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस शीट के अंदर फिर जो ये एसेट 680 का दे रखा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ ही नहीं सकता,
इसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट 60 की गायब करनी पड़ेगी, पर वो हुई नहीं है ना। इन्होंने जो ये कॉस्ट दे रखा है, ये मैं अज्यूम कर, हमने ऐसे सॉल्व किया था कि इसमें वो बिका हुआ भी इंक्लूडेड है। तो इन्होंने बेसिकली जर्नल एंट्री डाली है कैश अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, टू क्रेडिट कर दिया सेल ऑफ एसेट, और इसका लेजर अकाउंट बना के ऊपर जो हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसके अंदर यहाँ ये फिगर दे रखा है, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स, एंड वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड 10,000 ओनली, राइट। तो हमने क्या किया है, इस क्रेडिट फिगर को एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी शो कर देंगे हम हमारे टैंजिबल एसेट्स जब शो करेंगे। ऊपर जो कैलकुलेशन करी उसमें मैंने ये 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया ऑलरेडी ना। 10,000 बीइंग 60 सब्ट्रैक्ट किया है, जिसमें 10 रिसीव्ड, ये जो 60 सब्ट्रैक्ट किया है इसमें 10 रिसीव्ड है पैसा, 30 का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और 30 की उसकी प्रेजेंट बुक वैल्यू है। तो 30 60 एक्चुअली 10,000 का कैश रिसीव्ड है, 20 का लॉस ऑन सेल है, और 30 रुपीज़ का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। तो ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, कैश रिसीव्ड एंड 20,000 इज लॉस ऑन सेल एंड 30,000 इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कुल मिला के वो एसेट की WDV हो जाती है। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे, तो उसको अभी बैलेंस शीट में कहीं पे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट इज़ दैट कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग कहीं नहीं करना है। लॉन्ग टर्म लोन 70 का है, वो शो हो जाएगा यहाँ पर हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 70,000। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो इसका एक लाइन का नोट्स टू दी अकाउंट में नहीं बना रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लोन के बाद है इन्वेस्टमेंट 200 के। आई एम अज्यूमिंग दैट दीज आर लॉन्ग टर्म, तो इन्वेस्टमेंट्स में जाकर लिख दूंगा लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 200,000। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है हमें इंफॉर्मेशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए दोस्तों। इसके बाद डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्नीचर फिटिंग्स टूल्स इक्विपमेंट एंड कॉस्ट। तो हमें इसको इसकी WDV पे लिखना है 362 की। तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में जाकर टैंजिबल एसेट्स के अंदर 3,62,000 पे लिख रहा हूँ। इनर कॉलम में हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन वगैरह सब जो है वो वर्किंग नोट में कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग 80 का है जी बिल्कुल। तो रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू दी अकाउंट बनाऊंगा मैं इसका। नोट्स टू दी अकाउंट अभी तक मैं बना चुका हूँ 2, तो इसका हो जाएगा नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 3। और नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 3 ऊपर जाकर लिख दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हमें पहले से, जो कि है 80 का, 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का है। इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में मिल रहा है 2,70,000 का। और डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैं सिर्फ नोट्स टू दी अकाउंट में कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं क्लैरिफाई पहले ही कर चुका हूँ। 2,70,000, 80,000 प्लस 2,70,000 इज 3,50,000। तो 3,50,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाता है। और डिविडेंड जो इन्होंने कहा है देना है हमें, प्रपोज डिविडेंड, वो नोट्स टू दी अकाउंट में एक लाइन करके लिख दूंगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस 3,50,000 का यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 3 के सामने, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद दे रखा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट हो चुका है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल हो गया है, सेल्स हो चुका है, शेयर कैपिटल 1,000 ये लिख देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर हमारी ये बैलेंस शीट, इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर ₹10,00,000, राइट। शेयर कैपिटल भी रिकॉर्ड हो गई दोस्तों।
शेयर कैपिटल के बाद आते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पर मुझे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक उतारना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे नोट्स टू दी अकाउंट्स में यहाँ से मिल जाएगा। 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। करंट एसेट्स के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर जाकर 2 लाख लिख दूंगा। इसके अलावा और कुछ है भी नहीं इन्वेंट्रीज में। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दे रखे हैं ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000 के, वो ट्रेड पेबल्स में लिख दूंगा 80,000। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर दे रखे हैं ट्रेड डेटर्स 780, तो उसको ऊपर जाकर ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स नीचे जाकर बेसिकली करंट एसेट्स के अंदर 7,80,000। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सब बराबर कर लिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया इनकम टैक्स जो 50% का प्रोवाइड किया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने टैक्स माइनस किया इनकम टैक्स में 2,70,000 का, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखना पड़ेगा ऊपर। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर जाकर प्रोविजन फॉर टैक्स लिख रहा हूँ 2,70,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमने इस साल की इनकम में से टैक्स माइनस किया है यहाँ इनकम स्टेटमेंट में। राइट, इसको प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पे नहीं हुआ है। पे हुआ होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर टैक्स पेड जैसा कोई आइटम आ रहा होता, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली नहीं आया है। और प्रपोज डिविडेंड जो 20% का शेयर्स पे है, तो वो हमारी क्लियरली शेयर कैपिटल इन्होंने दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की है। 10 लाख पे 20% का प्रपोज डिविडेंड नोट्स टू दी अकाउंट्स में पूरी बैलेंस शीट के बाद लिख दूंगा। यहाँ पर बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी और यहाँ नोट्स में लिख दूंगा फुटनोट टू दी बैलेंस शीट, प्रपोज्ड डिविडेंड जो है इज 2 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह कुछ भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है। अब बैलेंस शीट की टोटल लगा लेता हूँ दोस्तों। 10 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 2,70,000 17,70,000 एसेट्स की आ रही है। लाइबिलिटी की निकालते हैं 3,62,000 प्लस 2 लाख प्लस 7,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,28,000 17,70,000 एसेट साइड की भी आ रही है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते टाइम यू हैव टू गिव इट सम टाइम। इसको स्लोली सॉल्व करना है, हर आइटम को अच्छे से प्लेस करना है, फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा, गलती नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय।